नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर कुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिंदु के साथ। तो हमारी जो कड़ी चल रही थी स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम की, तो उसी के अंतर्गत पुरस्कार कहानी जो है उसका आज हम पढ़ेंगे। पुरस्कार कहानी। इससे पहले हम जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा है उसके अंदर कितनी कहानियाँ लगी हुई है, उसमें 3 कहानियाँ लगी हुई है। मनु भंडारी जी की यही सच है और प्रेमचंद की गोदान। मनु भंडारी जी की यही सच है और प्रेमचंद जी की कफन कहानी, ठीक है। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी। तो जयशंकर प्रसाद, थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद के बारे में बता देता हूँ। वैसे जयशंकर प्रसाद के बारे में पहले से ही मैं बता चुका हूँ काफ़ी कुछ, थोड़ा सा बताते हुए। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि थे। उनकी जो कहानियाँ थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ऐतिहासिकता को लेकर थी। ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से वो देशभक्ति का चित्रण करते थे। तो उनकी जो कहानियाँ हैं वो कुल 69 कहानियाँ मानी जाती हैं। कितनी कहानियाँ मानी जाती हैं? जयशंकर प्रसाद की 69 कहानियाँ मानी जाती हैं। कितनी? 69 कहानियाँ। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। इन 69 कहानियों को उनके 5 कहानी संग्रहों में प्रकाशित किया गया है। 5 कहानी संग्रह में कौन कौन से है 5 कहानी संग्रह? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। 12, 26, 29, 31, 33 और 36 इस सन में ये प्रकाशित हुई थी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पहला कहानी संग्रह था छाया, दूसरा कहानी संग्रह था प्रतिध्वनि, तीसरा कहानी संग्रह था आकाशदीप, इसके बाद आता है आंधी और इंद्रजाल। 5 हो गए ना, 5 कहानी संग्रह थे इनके। 1, 2, 3, 4 और 5। छाया जो है 1912 में प्रकाशित हुआ था, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1931 में, आंधी 1933 में और इंद्रजाल 1936 में। इस प्रकार ये प्रकाशित हुए थे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अब ये कहानियों के बारे में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो इंद्रजाल है 1936 ईस्वी में, ये पुरस्कार जो कहानी है ये इसी इंद्रजाल कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। अतः पुरस्कार कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1936 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1936 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी 1936 ईस्वी में। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले पुरस्कार कहानी के बारे में मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करूँगा। उसके बाद पुरस्कार कहानी के प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। तो पहले आप पुरस्कार कहानी को समझ सकते हैं, उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो देखते हैं पुरस्कार कहानी के बारे में। पुरस्कार कहानी, इसकी जो भाषा है वो कैसी है? तत्सम शब्द प्रधान, संस्कृतनिष्ठ। इसकी जो भाषा है वो तत्सम शब्द प्रधान संस्कृतनिष्ठ भाषा है। किसकी? पुरस्कार कहानी की भाषा जो है तत्सम शब्द प्रधान संस्कृतनिष्ठ भाषा है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में, चाहे वो नाटक है चाहे वो कहानियाँ हैं, उनके अंदर संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का ही प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया है क्योंकि ऐतिहासिक जो उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाओं का जो आधार है वो ऐतिहासिकता को बनाया है। और ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए उच्च वर्ग को, राजा महाराजाओं की उन्होंने बात किया, तो उसके लिए संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग करना अत्यावश्यक समझा उन्होंने। इसके अलावा जो है उनकी जो शैली है, पुरस्कार की जो शैली है वो काव्यात्मक है। जिस प्रकार काव्य में कल्पनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इसमें भी पुरस्कार कहानी में
पुरस्कार जो कहानी है उसमें उन्होंने अपने काव्य का जो चित्रण है वो भी किया है। काव्य के अनुसार जैसे कोई कविता कही जाती है उसी अनुसार उस प्रकार के शब्दों का, उस प्रकार के भावों का चित्रण करने का प्रयास किया है। इसका उदाहरण मैं आपको फिर बताऊंगा कि किस प्रकार, भाषा का उदाहरण भी आपको बताया जाएगा। शैली जो है उनकी क्या है, काव्यात्मक रही है। अब जो इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, किस प्रकार की कहानी है, तो कहानी को मैं बता देना चाहता हूँ कि कहानी क्या है। एक तो है देशभक्ति, या आप कह सकते हो देश प्रेम, आदर्श प्रेम की कहानी है। देश प्रेम और आदर्श प्रेम की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसे अपनी व्यक्तिगत जो प्रेम है या व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं उनका बलिदान करके देश प्रेम को महत्व अधिक देना चाहिए। तो प्रसाद की जो भी ऐतिहासिक कहानी है उनके माध्यम से उन्होंने यही भावना जो है व्यक्त की है। उनका उद्देश्य ये रहता है कि ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से आम जनता में या देश में देश प्रेम की भावना का विकास करना। किसका उद्देश्य है? जयशंकर प्रसाद की कहानी का, पुरस्कार कहानी का जो उद्देश्य है वो ये रहा है कि ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से। तो ये ऐतिहासिक कहानी है, एक प्रकार की क्या है, ऐतिहासिक कहानी है। इसके साथ साथ और बता देना चाहता हूँ, जो कफन कहानी थी वो कौन सी थी? अति यथार्थपरक कहानी थी। और पुरस्कार कहानी क्या कौन सी है? आदर्शात्मक कहानी है। इसमें देश प्रेम का एक आदर्श रखा गया है। अब मैं बात करता हूँ इस कहानी के बारे में, थोड़ा सा कहानी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। कहानी जो है पुरस्कार कहानी में क्या है, पुरस्कार इसका नाम इसलिए रखा गया है कि पुरस्कार कहानी में जो कौशल क्षेत्र है वहाँ का वर्णन है। कौशल क्षेत्र के जो राजा महाराजा है उनके बारे में वर्णन करते हुए मतलब जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि कौशल में जो है एक, इसकी जो नायिका है उसका नाम है मधुलिका। तो यह कौशल क्षेत्र की रहने वाली है। और जो कौशल क्षेत्र है या जो राज्य है उसका क्या है, एक नियम है कि प्रत्येक वर्ष राजा एक भूमि लेता था और उस पर कृषक के रूप में खेती करता था, और जो उसका मालिक होता था उसको वह चौगुना मूल्य दे देता था। जो भी उस भूमि का मालिक होता था वो उसको चौगुना मूल्य दे देता था और उस पर वह खेती करता था, और उसका जो है कृषक या उसका जो अधिकार रहता था वो सारा राजा का ही रहता था। तो इसी प्रकार क्या है कि जो मधुलिका है उसकी जो खेती है, उसकी जो भूमि है वो क्या है कि इस क्षेत्र में आ जाती है और राजा उसे अपने अधीन कर लेता है। तो राजा जब उसे पर खेती करने के लिए आता है तो मधुलिका को उसका उपहार दिया जाता है, उपहार के रूप में या पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में या मैं कह सकते हो कि मूल्य हमेशा चौगुना दिया जाता था। तो जब मधुलिका को स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ थाल दिया जाता है तो वह उसको लेने से इनकार कर देती है और राजा के ऊपर से न्यौछावर करते हुए आम जनता में उसे बांट देती है या बिखेर देती है। इस पर राजा और उसके मंत्री जो है नाराज होते हैं, लेकिन वह राजा और मंत्रियों से कहती है कि यह जो भूमि है मेरे पितामहों की भूमि है, यह मेरे लिए अनमोल है, मैं इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकती। हमारे राज्य का अगर नियम है कि आपको कोई भूमि चाहिए होती है और उस पर आपने खेती करनी होती है या कृषि करनी होती है, तो यह ज़रूरी, ये मेरा सौभाग्य है कि ये आपने मतलब मुझे चुना है, लेकिन मैं इसका कोई मोल नहीं ले सकती, यह मेरे लिए अनमोल है। इस तरह से राजा फिर कहते हैं कि आपको जब भी राजा को पता चलता है कि यह किसकी कन्या है, सिंह मित्र की कन्या है, जिसने मगध की लड़ाई के समय, मगध और कौशल की जब युद्ध हुआ था तो इसने कौशल की रक्षा की थी उस सिंह मित्र ने। ठीक है, किसकी? कौशल और मगध। अब क्या है, मधुलिका एकमात्र पुत्री होती है सिंह मित्र की, तो वह क्या है कि मधुक वृक्ष के नीचे बैठी होती है। वो भूमि उसके पास रहती नहीं है, तो वह लोगों के खेतों में काम करके और वहीं से उन्हीं से जो भी है अन्न वगैरह प्राप्त करके अपना जीवन यापन करती है। तो और एक मधुक वृक्ष के नीचे
मधुक वृक्ष के नीचे झोंपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन करती है, उसी में रहती है। लेकिन एक दिन वह देखती है कि वहाँ पर कौन आता है, मगध का राजकुमार अरुण। मगध का राजकुमार अरुण आता है। मगध का राजकुमार अरुण आता है और अरुण क्या है, उससे प्रेम करने लग जाता है। किससे? मधुलिका से प्रेम करता है अरुण। मधुलिका अरुण को बहुत पसंद आती है, तो वह उससे स्नेह करने लग जाता है। वह आता है और आकर मधुलिका को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे स्नेह करता हूँ और तुम चाहो तो तुम मगध की महारानी भी बन सकती हो। लेकिन वह इस बात से इनकार कर देती है। वह कहती है कि नहीं, कहाँ मैं और कहाँ आप, हमारे दोनों में बहुत अंतर है। मैं एक कृषि बालिका हूँ और आप राजकुमार हो, तो हमारा विवाह नहीं हो सकता और मुझे आपका जो प्यार है वो मुझे स्वीकार नहीं है। अब बीतता जाता है, समय काफ़ी बीतता जाता है। लगभग 3 वर्ष के बाद उसे उसकी याद आती है कि क्योंकि वो मतलब लगातार लोगों के मतलब खेतों में काम करना और बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत कर रही होती है, तब उसे ऐसा लगता है कि काश आज फिर वो अरुण जो आ जाए और वो उस राजप्रसाद के, मगध के राजप्रसादों के महलों के सपने देखने लग जाती है कि आज वो फिर मुझे निमंत्रण दे तो मैं उसको हाँ कर दूंगी। लेकिन यही होता है कि राजकुमार फिर आ जाता है और उसको इसके लिए आमंत्रित करता है। और जब वो पूछती है मधुलिका कि आज तुम यहाँ कैसे आए हो, तो वह कहता है कि मैं निर्वासित हो चुका हूँ, मैं विद्रोही हो चुका हूँ मगध का, तो इसलिए यहाँ पर आया हूँ। फिर वो कहती है कि अगर तुम विद्रोही हो चुके हो तो इतने सारे सैनिक लिए किस लिए घूम रहे हो? तो वह कहता है कि मैं एक योद्धा हूँ, एक सेनापति हूँ, एक सेना नायक हूँ, तो मेरे लिए ये सेना जरूरी है और मैं एक वीर हूँ, मैं कभी हार नहीं मान सकता और मैं इस सेना के साथ एक दिन अपना राज्य अवश्य स्थापित करूँगा। फिर वह मधुलिका को अपनी बातों में लेता हुआ मधुलिका को कहता है कि तुमने जो है भूमि नहीं ली है और राजा आज भी ये चाहता है कि वह तुम्हें तुमने जो भूमि दी है उसके बदले में तुम्हें पुरस्कार दे। तो तुम पुरस्कार के रूप में कुछ भूमि ले सकते हो, जो श्रावस्ती दुर्ग के किनारे पर जो जंगली नाले, उसके नाले के पास जो जंगली भूमि है वह तुम ले सकती हो और उससे हम उस श्रावस्ती दुर्ग पर मतलब अधिकार कर सकते हैं और तुम यहाँ की महारानी बन सकती हो। मधुलिका न चाहते हुए भी उसे हाँ कर देती है और फिर वह राजा के पास जाती है, महाराज के पास जाती है और महाराज से निवेदन करती है कि आप मुझे मेरी भूमि के बदले पुरस्कार दीजिए। तो वो उसे, और जब वह कहता है बोलो क्या चाहिए, तब वह कहती है कि मुझे वो भूमि चाहिए। तो वह महाराज कहता है कि हालांकि वह भूमि हम नहीं दे सकते क्योंकि वह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम वो भूमि नहीं दे सकते, लेकिन तुम जबकि सिंह मित्र की कन्या हो तो हम तुम पर पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं और तुम्हें वह भूमि दे सकते हैं। तो वह भूमि उसे दे दी जाती है। श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण में नाले के पास जो जंगली भूमि होती है वह उसे दे दी जाती है और वहाँ पर वो राजकुमार जो है वहाँ पर मतलब जैसे लोगों को पता चलता है कि वो भूमि दी है और राजकुमार वहाँ क्या है कि अपने रास्ते वगैरह बनाने लग जाता है, सेना को वहाँ व्यवस्थित करने लग जाता है। उसके पास हालांकि 100 ही सैनिक होते हैं, लेकिन उसको ध्यान होता है कि जो मगध है, कौशल जो है उसके जो सेनापति है वो सेना को लेकर पहाड़ों पर डाकुओं को मारने के लिए बहुत दूर, दस्युओं को मारने के लिए बहुत दूर या उनका दमन करने के लिए बहुत दूर निकल चुके हैं और अब पीछे से उसे ध्यान होता है कि मौका है और वह चाहे तो श्रावस्ती दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। इसी तरह से उस दिन रात हो जाती है और रात को वह मधुलिका को बोलता है कि अब काफ़ी रात हो चुकी है तो तुम अब घर जाकर या अपनी जो भी झोंपड़ी उसमें जाकर निवास कर आराम करो और हम बाकी का काम देखते हैं। तो उस तरह से क्या है कि वो जा रही होती है, तब उससे अचानक उसके मन में द्वंद्व आता है कि मतलब लोग क्या कहेंगे कि सिंह मित्र की कन्या जिसने कौशल की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, उसकी पुत्री ने उसी राज्य के साथ छल किया जिस राज्य को बचाने के लिए उसके पिता ने अपना आप का बलिदान कर दिया था और उसी राज्य को वह शत्रुओं के हाथ में दे रही है, उसे मंजूर नहीं होता। तभी सैनिक आते हैं, कौशल के सैनिक आते हैं और वह उनको बोलती है कि इस तरह से मगध का राजकुमार है जो वहाँ पर हमला करने वाला है। तो फिर उसको महाराज के सामने लाया जाता है। मैं महाराज को सारी बात बताती है और महाराज सेना वहाँ भेज देता है और फिर अरुण को जो है वहाँ पकड़ लिया जाता है और उसको महाराज के सामने, महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब महाराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो जो समस्त जनता है वह कहती है कि अरुण को मृत्युदंड दिया जाए, अरुण को जो है मृत्युदंड दिया जाए और महाराज उसे मृत्युदंड देते हैं। फिर जब बात आती है
मधुलिका की, तो मधुलिका भी कहती है कि अगर आप मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं, वह उससे कहते हैं कि आप बताओ भी आपको क्या पुरस्कार चाहिए। तो वो कहते क्या पुरस्कार चाहिए, तब वो मधुलिका कहती है कि मुझे पुरस्कार अगर देना चाहते हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुरस्कार ये चाहिए कि मुझे अरुण के साथ मृत्यु दंड दिया जाए। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कारण यह रहता है कि वह एक तरफ देश प्रेम को महत्व देती है, दूसरी तरफ अपने आदर्श प्रेम को भी महत्व देती है। वह अरुण से प्रेम करती है, वह अरुण से धोखा नहीं कर सकती किसी प्रकार का, लेकिन देश प्रेम के लिए वह अपने प्रेम को बलिदान कर देती है, लेकिन उसके प्रति अपने स्नेह को दिखाते हुए कहती है कि मुझे इसके साथ मृत्यु दंड चाहिए। तो इस तरह से जो प्रसाद है उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से या ऐतिहासिकता के माध्यम से देश प्रेम की भावना को व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम को महत्व देने के लिए कहा है। तो इसके जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है, और उनका जो स्नेह, उसके लिए मैं 2-3 जो वाक्य है वो पढ़ता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग था? श्रावस्ती दुर्ग था, जिस पर वह आक्रमण करना चाहता था और जिसको अधिकार क्षेत्र में जो राजधानी थी, किसकी? कौशल की राजधानी थी। त्याग बलिदान देश प्रेम के साथ साथ आदर्श प्रेम की भी कहानी है। जो ये पुरस्कार है ये त्याग बलिदान देश प्रेम के साथ साथ आदर्श प्रेम की कहानी है। मधुलिका अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अरुण द्वारा कौशल पर किए जा रहे आक्रमण की सूचना कौशल महाराज को देती है, साथ ही अपने आदर्श प्रेम के लिए पुरस्कार स्वरूप अरुण के साथ मृत्यु दंड भी मांगती है। मानव हृदय नियमों से बाध्य नहीं है, ये इसकी पंक्तियां हैं। अरुण जो है, जो राजकुमार है, वो वीर है और उसकी वीरता का चित्रण भी इसमें किया गया है। किस प्रकार? बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। अरुण कहता है कि बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। मैं अपने बाहुबल पर विश्वास करता हूं और इसी विश्वास के आधार पर मैं पुनः अपना राज्य प्रतिष्ठापित करूंगा। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए। मधुलिका अपने लिए भूमि मांगने कितने वर्ष बाद जाती है? 3 वर्ष बाद जाती है। भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि है। दुर्ग की, श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि है। दुर्ग के दक्षिणी नाले के। अरुण के पास केवल 100 सैनिक थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में राज्याभिषेक किया गया। और ये जो कहानी है बता चुका, इंद्रजाल से ली गई है। और जो इसका जो संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है या काव्यात्मक शैली जो है, इसकी जो शैली काव्यात्मक है या संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उसका मैं एक उदाहरण आपको पढ़कर सुनाता हूँ, तो जिससे आपको एहसास होगा कि किस प्रकार उन्होंने काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। यह देखिए, आज मधुलिका उस बीते क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। कौन से क्षण को? जब एक दिन अरुण ने उसके प्रणय निवेदन किया था, उसी क्षण को आज वो याद कर रही है, क्योंकि वो दुखों से पीड़ित हो चुकी है, हार चुकी है। इसलिए आज मधुलिका उस बीते क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा है। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका का मन ही मन कह रही थी। वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी। मतलब इसमें किस प्रकार काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया और संस्कृतनिष्ठ शब्दों का या तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। फिर से एक उदाहरण और बताता हूं मैं आपको। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्वास करो, प्रभात में ही जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। उसी प्रकार एक उदाहरण और है। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी होती है। इस तरह से इसके अंदर क्या है? संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उसी का उदाहरण मैंने बताया है। तो अब हम देखेंगे पुरस्कार कहानी के प्रश्नोत्तर। तो मुझे लगता है आपके समझ में पुरस्कार कहानी कुछ हद तक आई होगी। वैसे आप लोगों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं इस कहानी को।